हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइज आई वेलकम यू बैक इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ बेस नंबर थ्योरी। सो गाइज हमने फर्स्ट सेशन के अंदर काफी लेंदी चला गया था वो सेशन, राइट। आई होप गाइज यू हैव सीन इट एंड सॉल्व्ड योर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो आगे हम उसमें और आज नए टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, लेट अस सी गाइज। सो गाइज देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज 1, है ना। लेट से आपके पास गाइस दो नंबर है ए और बी, देयर जीसीडी इज लेट से 1। ओके, नाउ व्हाट, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी बेसिकली, देन इट इज सेज दैट जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1। तो जीसीडी ऑफ ए एंड एनी एंड सम मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, उनका जो सम है, देयर जीसीडी विल आल्सो बी 1। लाइक ए एंड एन ए प्लस बी विल बी 1 एंड जीसीडी ऑफ बी एंड ए प्लस एन बी इज ऑल्सो 1। मतलब किसी भी एक को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक ए एंड बी था ना, मतलब ए में आप n टाइम्स बी ऐड कर दो, ठीक है, और बी का जीसीडी सेम रहेगा, 1 रहेगा। एंड अदर वे अराउंड, अगर आप n टाइम्स ए कर रहे हो प्लस बी कर रहे हो तो ए के साथ उसका जीसीडी 1 रहेगा। ओके, गॉट इट। तो लेट मी शो यू गाइस प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ तो गैस खैर सिमिलर ये जो ये है। सो कॉन्सेप्ट क्या है गाइस इसमें इसके प्रूफ का, कि ए और बी का देखो जीसीडी 1 है, सो वी कैन प्रूव दिस थिंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, आई विल शो यू। तो एक काम करते हैं, लेट अस से कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे हम यूज करते हैं इसी को। सो लेट अस से दैट गाइस जीसीडी ऑफ ए एंड एन ए प्लस बी इज जी, मान लेते हैं ऐसा, है ना। दैट मीन्स व्हाट गाइस, अगर जीसीडी होता है ना, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, लेट से जीपी, एंड दो दूसरा टर्म है वो क्या है, एन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज जी क्यू, वेयर जीसीडी ऑफ पी क्यू इज 1, है ना। मैंने अभी आपको पिछले पेज पे पहले थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी पता है हमें, है ना, देन बोथ ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ दैट जी, वट एवर जीसीडी इज, है ना, सच दैट जो रिमेनिंग पोर्शन है, जब आप जी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है ना आपको अपना नंबर ए। So like G and P getting multiplied gives you A and GQ is NA plus B. Since GCD of these two numbers was G, this P and Q have to be co-prime, right? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। बिकॉज अगर वो co-prime नहीं होंगे तो नंबर्स का GCD फिर G से भी बड़ा होना चाहिए, कुछ और होगा, राइट। सिंस द GCD is G, we are assuming, तो बाकी का पोर्शन क्या होगा, co-prime होना पड़ेगा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बोथ द नंबर्स, राइट, अदर देन G। सो गाइस अगर हम वैसा मानते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं गाइस, इस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या बन जाएगा, एन जी पी प्लस बी इज इक्वल टू जी क्यू, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इन दिस केस, अगर हम गाइस इसको इधर लेके जाएंगे, विल गेट जी क्यू माइनस एन जी पी। सो गाइस इजंट दिस गिविंग अस बी इज इक्वल टू जी, कॉमन आ जाएगा, विल गेट जी क्यू माइनस एनपी। तो गाइस देखो, हमने बोला था आवर assumption was let GCD of A and NA plus B is not 1, है ना। देखो ये गिवन है हमें, we know already that GCD of A and B is 1, है ना। A and B का numbers are co-prime themselves, but then the property said that GCD of A and NA plus B should be 1। तो हमने बोला मान लो नहीं है, मान लो कोई GCD G है, if we let that, then we found that if A is of the form GP, B is coming out of the form G times N Q minus NP। यहां से तो हमें ये मिल रहा है ना गाइस कि GCD of AB is G, which is contradictory, क्योंकि वो तो हमें पता है ना 1 था, that is given, GCD of AB was 1, ठीक है। तो अगर हमने माना, हमें दिया है कि GCD of AB is 1, but GCD of A and NA plus B we let it to be ग्रेटर देन 1, समथिंग ग्रेटर देन 1, जी मान लिया हमने, है ना। तो अगर हमने अब उसको सॉल्व किया, इट गेव अस अ वैल्यू और यू कैन से अ कंडीशन व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग जीसीडी ऑफ एबी एज 1। उस कंडीशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उसने तो, है ना, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग कि ए और बी बोथ आर नॉट को प्राइम, देयर जीसीडी इज जी, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन प्रूव दिस थिंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि अब वो जी आया ही नहीं, इसका मत जी आ नहीं सकता, राइट।
GCD of AB is coming out to be G which is greater than 1 and it contradicts our assumption. Given condition को ही contradict कर दिया. Okay, that means our assumption is incorrect and it means GCD of A and NA plus B is 1 same as GCD of B and A plus NB is 1. मतलब कहने का ये है गाइस, किसी भी एक नंबर को, दो नंबर थे आपके पास AB, तो जैसे A का और NA plus B का GCD सेम होगा. Right, you can say this. Okay, I hope guys this is clear and this is as I said very important property to prove. अब इसका ही एक एक्सटेंशन है गाइस, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का फर्दर एक्सटेंशन विच इज मच मोर जनरल एंड यूजफुल, वो आप आगे देखते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग. नाउ व्हाट डज दिस से? तो इसमें हमें ये पता लगता है गाइस प्रॉपर्टी में दैट जीसीडी ऑफ ए बी is equal to GCD of A plus NB equal to GCD of B plus A and B. तो यहाँ पे वो वन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया कि वन पता नहीं है, बट GCD of AB we are now this time saying कि GCD of AB is same as GCD of A and NA plus B and GCD of B and A plus NB, वो भी सेम होगा. इस वन होता है तो हमने प्रूव कर ही दिया था बाकी दोनों वन है. बट व्हाट इफ GCD of AB was not one, then also but then these three GCDs should be the same. Okay, अब ये भी कैसे प्रूव करते हैं, लेट्स सी. ओके, सो व्हाट विल से इज लेट गाइस जीसीडी ऑफ ए बी इज लेट से जी. दैट मींस गाइस ए को क्या लिख सकते हैं, जी ए वन, एंड बी को क्या लिख सकते हैं, जी बी वन, सच दैट ए वन एंड बी वन का जो जीसीडी है गाइस, है ना, दैट ए वन एंड बी वन आर को प्राइम. Or you can say the GCD of A1 and B1 is 1. Okay, शॉर्ट में गाइस अकेला ब्रैकेट भी लिख देते हैं, सिर्फ GCD पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती काफी बार. ठीक है, तो मीनिंग आई कैन लेट दैट A is of the form GA1 and B is of the form let's say GB1 such that GCD of A1 and B1 is 1. Right, now let us see the GCD of A and NA plus B. ये कर सकते हैं यहाँ पे GCD of A and NA plus B को चेक करते हैं किसके इक्वल आएगा. सो गाइस A कितना है, दैट इज GA1. NA plus B क्या है, व्हाट इज NA plus B, है ना, पुट कर देते हैं n टाइम्स A की वैल्यू GA1 प्लस B की वैल्यू GB1. राइट, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व गाइस, देखो ध्यान से इसको, दैट GCD ऑफ GA1 एंड इसमें से भी गाइस G1 कॉमन आ रहा है, NA1 प्लस B B1. राइट, इस तरह से आ गया. सो गाइस यहां पे तो बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा. इफ यू हैव दीज टू नंबर्स, यहां पे G1 नहीं आएगा, इफ यू हैव दीज टू नंबर्स है ना, GA1 और G टाइम्स NA1 प्लस B1, एटलीस्ट मैं G तो बाहर निकाल सकता हूं ना. व्हाट डज इट मीन कि G को बाहर निकाल लें गाइस. देखो गाइस आई एम गिविंग यू सम आइडिया ऑफ नंबर्स. तो गाइस अगर आपको ये बोला जा रहा है यू आर सपोज टू फाइंड GCD ऑफ 5 इंटू लेट्स से 6, है ना, एंड 5 इंटू 9, लेट्स से फॉर द टाइमिंग हम ये समझते हैं. तो गाइस इन दोनों नंबर का जब GCD ढूंढना है, मुझे 5 तो दिख ही रहा ना कि दोनों के GCD में 5 तो आएगा ही एक. Can't I write it like this कि 5 तो है ही GCD में, तो 5 into I have to find the GCD of remaining numbers 6 and 9, है ना, बोल सकते हैं ना ऐसा. प्राइम फैक्टराइजेशन में यही तो करते थे कि जो भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर दिखता है उसको तो रख ही लेंगे. सो एक तरह से रिमेनिंग फैक्टर्स में से भी तो GCD निकाल सकते हैं. सो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, है ना, 5 into 3 आ जाएगा, GCD ऑफ 6 and 9 is 3. सीधा भी करते गाइस तो भी 15 आता. देखो दिस इज 30, दिस इज 45, तो इनसे भी 15 ही आता. राइट, सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट यू शुड नो. इट इज लाइक द अलजेब्रा ऑफ दीज GCD कॉन्सेप्ट्स. राइट, तो गाइस हमने सिमिलरली अब इसमें GCD का G बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, GCD ऑफ A1 इनटू एंड NA1 प्लस B1. तो बट गाइस नाउ कांट आई यूज द प्रीवियस प्रॉपर्टी. हमें क्या पता है, we have already seen that GCD of A1 B1 is 1. Then using the property that we just did, wouldn't we get कि GCD of A1 and NA1 plus B1, this is also 1.
तो देखो गाइस क्या आ गया, सिर्फ जी बच गया ना आंसर अपने पास। जीसीडी ऑफ ए एंड एन ए प्लस बी इज जी, और जीसीडी ऑफ ए बी वॉज जी। सो दोनों जीसीडी सेम है ना। सो द टू जीसीडीज आर इक्वल, ए और बी का और ए एंड एन ए प्लस बी का जीसीडी सेम आएगा। Similarly, we can prove for the b and a plus nb that is symmetric, right? So guys, I hope this property is clear. Okay, so you can rewatch it, थोड़ा सोच के देखो इसको, है ना। If you're feeling some discomfort, try to take some numbers and you'll get the idea कि हम कर क्या रहे हैं exactly. Okay, so one of the important or you can say common use that we do, है ना, n को तो कुछ भी डाल सकते हैं वैसे तो, doesn't matter, है ना। You can put n as -1, then it will become a and b minus a का जीसीडी सेम हो जाएगा, विच इज मेनी टाइम्स कॉमनली यूज्ड, नथिंग मच, है ना। सिंपल सा फंडा तो यही है कि आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन दूसरे वाले का एक नंबर में ऐड कर सकते हो, कुछ भी, वो नेगेटिव भी कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे एक तरह से दिस प्रॉपर्टी इज यू नो डिराइव्ड बाय टेकिंग n इक्वल टू -1, इसमें हमने सिंपली n को -1 डाल दिया। ओके, सो दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस, नथिंग लाइक कि यही यूज करना है ना। ऑलराइट, तो गाइज आई होप यहां तक क्लियर हो गया सबको यहाँ पे। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, ऑलराइट, लेट मी शो यू गाइज कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू थिंक अबाउट इट। सो वी आर सपोज टू फाइंड द जीसीडी ऑफ 2n plus 13 and n plus 7. Guys, now you're not actually being given numbers, है ना, नंबर डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं आपको। तो लेट अस सी गाइज, सो वी हैव टू फाइंड जीसीडी ऑफ 2n plus 13 and n plus 7। तो गाइज इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले में से ना, इस वाले में से ये माइनस कर देते हैं। सो लेट अस सबट्रैक्ट n plus 7 फ्रॉम 2n plus 13, आई विल गेट n plus 6, है ना। सबट्रैक्ट कर देते हैं 2n plus 13 में से n plus 7 सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक तो n plus 7 को तो कुछ नहीं करेंगे, इस नंबर में से 2n plus 13 में से दूसरे वाले का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमने कर दिया, सिंपली सबट्रैक्ट कर दिया, n plus 7 वैसे ही पड़े। सो गाइज आफ्टर दिस स्टेप यू कैन डू इट बाय टू वेज, जैसे मैंने आपको बताया था ना गाइज, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जीसीडी 1 होता है, तो यहां से प्रूव कर सकते हो आप बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यू कैन प्रूव इट नाउ, है ना। नाउ सी दिस टाइम अराउंड क्या करेंगे, अब n plus 7 में से n plus 6 सबट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड द जीसीडी ऑफ n plus 6 and n plus 7 minus n plus 6 which is 1। तो गाइज 1 का n plus 6 के साथ जीसीडी करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना, राइट। सो नाउ आई विल टेल यू द प्रूफ ऑफ दैट प्रॉपर्टी, एज आई टोल्ड यू कि जीसीडी ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 1, राइट। सो लेट अस टेक जीसीडी ऑफ n and n plus 1। वुडंट दिस बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ n को रख लेते हैं और n plus 1 में से n को सबट्रैक्ट कर देते हैं, विल गेट 1, सो दैट विल बी 1। सो दैट इज हाउ ये प्रॉपर्टी आती है गाइस कि कोई भी दो नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, कोप्राइम है ना। n कॉमा n plus 1 लिखो, n plus 1 में से n हटा दो, 1 आ गया, तो 1 और n का जीसीडी 1 हो जाएगा, राइट। नाउ देयर वाज सम वन अदर प्रॉपर्टी एज वेल, दैट जीसीडी ऑफ टू कंसेक्यूटिव odd numbers is also 1। you can do it by this method as well, है ना। I'll tell you that way as well, ठीक है। टू consecutive odd numbers क्या होगा, GCD of n, और rather you can say 2n plus 1 and 2n plus 3, ये मान सकते हैं टू consecutive odd numbers, right। so this GCD should be same as 2n plus 1 comma, फिर से क्या करते हैं गाइस, सेकेंड इसमें से ये वाला सबट्रैक्ट कर देते हैं 2n minus 1, so the difference is 2, तो ये आ गया। now guys since this is even, है ना, ये तो even है और ये odd है, even और odd का क्या होगा, और 2 है, वो even में भी 2 है सिर्फ, बेसिकली नॉट दैट लेसेंस, है ना। बड़ा even होता तो अलग बात थी। so 2 and 2n plus 1, है ना। rather actually you can simplify it more as well, है ना। मैं और भी करके दिखा सकता हूं, यहां से भी आप 1 बोल सकते हो, बट लेट मी शो यू हाउ टू यूज द प्रॉपर्टी मच मोर इफेक्टिवली। तो अब की बार गाइस एक नंबर तो 2 है, दूसरा 2n plus 1 है। आउट ऑफ दिस 2n plus 1 व्हाई डोंट आई सबट्रैक्ट n टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर, है ना। मतलब 2n plus 1 में से -2n कर सकता हूं ना, n टाइम्स द सेकंड अदर नंबर, है ना, और यहां पे तो 2 है ही। So that is equal to GCD of
ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, जीसीडी ऑफ 1 एंड 2 विच इज 1 अगेन। तो यहां से गाइज ये भी प्रूव हो गया दैट द जीसीडी ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1, ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ओके, सो गाइज थ्रू दिस थिंग, दिस मेथोडोलॉजी, आई होप दिस इज क्लियर है ना। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीजें प्रूव करने के लिए। ऑलराइट, तो गाइज आई होप सबको क्लियर हो गया यहां तक। ओके, ऑलराइट, लेट अस कंटिन्यू। Okay, now guys we have to prove that this fraction 12n plus 1 upon 30n plus 2 cannot be reduced by for any natural number n, कि कुछ भी n डाल दो, you cannot reduce it, है ना। reduce का मतलब क्या है guys, like 12 upon 15 लिखा है तो आप 3 पे कैंसिल कर देते हो ना, है ना। this is what you do, like if you get 12 upon 15 won't you write 4 by 5, है ना, reduce कर दिया ना आपने, you're cancelling it with 3, so this is called reducing। तो गाइस देखो कोई भी कोई फ्रैक्शन रिड्यूस कब होता है, when there is some GCD to them, है ना, there is GCD other than 1, they are not co-prime, है ना, तो आप कैंसिल कर देते हो उस GCD से ही बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 12 और 15 का GCD 3 था तो उसी से कैंसिल कर दिया। बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप लिखोगे द कॉमन फैक्टर्स वुड गेट कैंसल्ड ऑफ कोर्स, तो कैंसिल होगा तो रिड्यूस हो जाएगी आपकी फ्रैक्शन। So you want, we have to prove that this fraction, particular fraction cannot be reduced, किसी भी n के लिए reduce नहीं होता। तो guys अगर reduce नहीं होता, first of all it means I have to kind of prove that the two numbers are co-prime, क्योंकि co-prime होंगे तभी तो factorization further cancel नहीं होंगे ना, common factor होगा ही नहीं जब GCD में कुछ 1 ही होगा, तो what will get cancelled, nothing, it will not get reduced। So our problem is to solve GCD of 30n plus 2 and 12n plus 1, right? So guys let us do one thing, how to solve it। So first number में से second number का 2 times subtract कर देते हैं ना, we'll subtract twice of it। तो 30n plus 2 minus 2 times 12n plus 1, है ना, और दूसरा नंबर क्या है 12n plus 1, है ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो व्हाट विल हैपन गाइस, दिस 2, ओके आई एम सॉरी, अब देखो गाइस ये 2 है माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, एंड 30n माइनस 24n विल बी लेफ्ट विद 6n एंड 12n प्लस 1, ये दो नंबर बच गए। अब हम क्या करते हैं गाइस, आउट ऑफ द सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सो जीसीडी ऑफ 6n एंड 12n प्लस 1 में से गाइस ट्वाइस मल्टी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, ओके इसका ट्वाइस विल सब्ट्रैक्ट, तो 12n प्लस 1 माइनस 12n, तो 1 बच गया। सो गाइस जीसीडी ऑफ 6n एंड 1 विल बी 1। तो गाइस दैट मींस जीसीडी हमने अगर प्रूव कर दिया कि 1 है, दैट इज बेसिकली दे मीन द टू नंबर्स आर को-प्राइम, राइट। सो देयर इज नथिंग टू कैंसल, नथिंग टू रिड्यूस, तो फ्रैक्शन विल नॉट बी रिड्यूस्ड। ओके, सो इस तरह से गाइज हम प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डज कॉन्ग्रुएंस मीन गाइज इन दिस केस। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंटीजर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m, ओके दो नंबर्स है आपके पास a और b, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, लाइक दिस, नॉट इक्वल टू सिंबल, इक्विवेलेंट सिंबल जैसा बनाते हैं हम, एंड वी रीड इट एज a is congruent to b modulo m। इट इज नॉट मॉड इन द सेंस मॉड वो वाला जिसको आप मॉडुलस बोलते हो, वो वाला मॉड नहीं है, इसको मॉडुलो का शॉर्ट फॉर्म है मॉडुलो m। काफी बार we'll read it as mod m, okay। so this is the notation, a is congruent to b mod m, okay। why, when can we write this thing, if a and b have the same remainder when they are divided by the non-zero integer m। मतलब ये है गाइस कि a और b कोई दो नंबर है, अगर उनको हम अब m भी डिफाइन होगा कोई, अगर हम उन दोनों नंबर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, if the two numbers give the same remainder then they are called a is congruent to b modulo m, okay। like this example very much straightforward कि गाइस अगर आप 12 और 17 और 12 को
दैट इफ यू लुक एट इट 17 और 12 है अगर आपके पास, है ना, एंड लेट्स से यू आर डिवाइडिंग देम बाय 5, है ना, 17 और 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं बोथ ऑफ देम, है ना, विल गेट रिमाइंडर 2 इन बोथ केसेस, वुडंट इट, है ना, 17 को भी 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा, 12 को भी 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, right? So then we can say that 17 is congruent to 12 modulo 5. Okay, that is what it means. Let me give you one more example. Let's say guys, I can say 23 is congruent to, let's say, 58 mod 7. दैट मीन्स अगर आप 23 को 7 से डिवाइड करोगे और 58 को 7 से डिवाइड करोगे, द टू नंबर्स आर गिविंग यू द सेम रिमाइंडर्स. यू कैन ऑलवेज चेक. 23 को 7 से डिवाइड किया तो गाइस रिमाइंडर विल बी 2, राइट, दिस विल गिव यू रिमाइंडर 2, एंड 56 को 58 को डिवाइड कर दोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, बिकॉज 56 इज अ मल्टीपल, है ना, 8 into 7 is 56, तो 58 will give you remainder of 2. So since 23 and 58 gives you the same remainder when divided by 7, the two numbers are congruent modulo 7. Similarly guys, if the two numbers are not giving you the same remainder, right, like I can say 10 and let's say 20 mod 3, they are not congruent. Okay, similarly 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, you'll get a remainder 1. let me show you. 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो गाइस क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है. 20 को डिवाइड कर देते हो कि तो रिमाइंडर 2 आता है. so that means different remainders, that means 10 and 20 are not congruent modulo mod 3. 3 से डिवाइड करोगे तो दोनों का रिमाइंडर सेम नहीं आएगा, right? That is what it means. So that is also written on this slide. If the remainders are different, then A and B are said to be not congruent modulo M. Sorry. Okay, are said to be not congruent modulo M, denoted by A is not congruent to B modulo M. Right? Example, I already gave you one. You can see it here as well, guys. एक और example है आपके पास. 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है. 5 को डिवाइड करते हो तो 2 आता है. एंड वन मोर थिंग गाइस, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, लाइक 7 और यू कैन से 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 3, है ना, गेटिंग द पॉइंट. तो गाइस देखो 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, रिमाइंडर 2 आता है. बट इजंट this what we have learned कि अगर नेगेटिव में लिखना चाहते हो, लेट्स से रिमाइंडर ऑफ 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ -1. बेसिकली हाउ डू वी गेट दिस, देखो मैं बता देता हूं. 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, बट 2 को ऐसा भी तो लिख सकता हूं 3 - 1, है ना. तो गाइस इस 3 का तो रिमाइंडर 0 है, मतलब 3 तो डिवाइड ही हो जाता है. सो दैट मीन्स इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 3. oh sorry. ओके, सो जस्ट द सेम लॉजिक जैसे हमने गए सीखा था कि नेगेटिव में रिमाइंडर कैसे लिखते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा के लिख सकते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नीड हमें जरूरत पड़ जाती है कई बार. ओके, सो बेसिकली द पॉइंट इज कि गाइस आपके पास छोटा कुछ रिमाइंडर आया ना, तो जो आपका डिवाइजर है अगर आप उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट द नेगेटिव रिमाइंडर इजीली, है ना. 2 में से 3 माइनस कर दो, यू विल गेट अ रिमाइंडर -1, राइट. That's the logic is this. Okay, now let us see some important properties regarding this concept. Congruent modulo के concept पे guys main important properties देखते हैं, क्योंकि वही properties से use कर पाओगे guys आप इसको, then it will become your algebra. How we solve this congruent modulo M वाला concept, उसका algebra हमें समझना है through basic properties समझ के. Okay, let's see. All right guys, so the first thing is basically the definition of the same thing. तो guys let us understand क्या meaning है इसका. So guys ये सारी चीजें जो लिखे हैं, ये सारे expressions, I'll underline them one by one. All these 4 expressions mean the same thing. First of all we need to understand them.
हमें किसी भी फॉर्म में कुछ समझाया जाता है ना, तो हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखें। सो गाइस देखो ये हमें क्या बोलता है, दैट a एंड b गिव यू द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। तो गाइस डजंट दैट मीन हम a को ऐसा लिख सकते हैं, लेट अस से, कैन आई राइट दिस, a को अगर मैं m से डिवाइड करता हूं, है ना, देखो क्या आएगा, a इक्वल टू m से डिवाइड किया, लेट से वी गेट m टाइम्स q1 प्लस r इज द रिमाइंडर, राइट। सो गाइस अगर मैं b को भी m से डिवाइड करूंगा, व्हाट शुड आई गेट, m times q2, क्वेश्चन कुड बी एनीथिंग बट द रिमाइंडर इज द सेम, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इफ आई सब्ट्रैक्ट देम, बच्चों अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट, व्हाट डू आई गेट, आर विल गेट कैंसल्ड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, है ना, r तो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट, m टाइम्स q1 माइनस q2। So guys that means a minus b is a multiple of m, तो इसका मतलब a minus b will be congruent to 0, है ना, यहाँ पे a लिखा हुआ है देखो, a minus b is equal to km, है ना, so which implies a minus b is congruent to 0, this will give us this thing, है ना, and in other terms I can say m divides a minus b, तो भाई अगर m डिवाइड करता है a minus b को, या फिर a minus b का रिमाइंडर 0 है मॉड m, है ना, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो m, दैट मींस m से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मींस इट डिवाइड्स इट, है ना, सो व्हिच इंप्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b। ओके, तो गाइज इसको हम एक और लॉजिक से भी सीख सकते हैं, लाइक द पॉइंट इज, तो यहां से गाइज अलजेब्रा कैसा बन गया, लुक एट दिस थिंग, इफ यू कनेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म, इसको ध्यान से देखते हो, isn't it like guys सिंपल अलजेब्रा जो आप इक्वालिटी में करते हो ना, आपके पास जब a इक्वल टू b लिखा होता है ना, यू राइट a माइनस b इक्वल टू 0, है ना, लेके जाते हैं ना उस तरफ, सो सेम लॉजिक वर्क्स हियर एज वेल, सो यू कैन टेक दिस b टू द अदर साइड एंड राइट a माइनस b इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो m, ठीक है ना। बाकी गाइज मैं आपको फील बताता हूं, देखो, सो गाइज इफ टू नंबर्स गिव यू द सेम रिमाइंडर, है ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 17 और 12 का, लेट मी शो यू, यहाँ पे एग्जांपल है ना गाइस 17 और 12 का, तो गाइस अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे, सिंस बोथ ऑफ देम आर गिविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय अ सेम नंबर, तो रिमाइंडर सेम है गाइस, तो इसका मतलब उनका जो डिफरेंस है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ दैट डिवाइजर ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका ही मल्टीपल का डिफरेंस नहीं आएगा। यू कैन सी ऑल दीज एग्जांपल्स, 17 और 12 में जो डिफरेंस कितना है, 5 है, वो तो चलो सीधा ही था, 23 एंड 58, व्हाट इज द डिफरेंस, वी नो दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, मॉडुलो 7, तो गाइस अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, see what you get 35, it's a multiple of 7, so very simple logic guys, जब आप एक डिवाइजर से डिवाइड करते हो और कुछ रिमाइंडर आता है, एंड इफ यू ऐड सम एनी मल्टीपल ऑफ दैट डिवाइजर इन इट, कुछ भी ऐड करोगे तो रिमाइंडर तो चेंज हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आप उसको भी डिवाइड करोगे उसी डिवाइजर से, तो वो जो चेंज आपने किया है इट विल गेट नलिफाइड, है ना, क्योंकि वो तो पूरे डिवाइजर डिवाइड हो चुका है। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गाइस, कोई नंबर है, कोई नंबर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, लेट्स से लाइक, ओके वी वर डूइंग 17, है ना, या फिर चलो 5 नहीं तो कुछ और छोटा बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट अस टेक 9, ओके, लेट्स से गाइस आप देखते हो 20 को, राइट, 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, है ना, मॉड 9, बट एक बात सोचो, अब मैं 20 को कैसे लिख सकता हूं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, 9 into 2 plus 2 लिखते हैं ना, so this is the remainder, so guys now in this number 20 you add up any multiple of 9, 9 into कुछ भी कर दो, 9 into 7 कर देते हैं, which is 63, right, so basically what I am trying to say is, अगर आप 20 के अंदर ये 63 ऐड कर दोगे क्या मिलेगा, 83, है ना, इट इज लाइक 9 into 2 plus 2, आपने क्या ऐड किया, 9 into 7, सो गाइस अगर अब आप इसको 9 से डिवाइड कर ही रहे हो तो ये तो पूरा डिवाइड हो ही रखा है ना, सो ये तो कॉन्ग्रुएंट टू 2 ही आने वाला है, रिमाइंडर तो 2 ही है ना यहाँ पे, है ना, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि a और b अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, उनका जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू km, कोई भी दो नंबर अगर सेम रिमाइंडर देते हैं एक नंबर के साथ, उनका डिफरेंस जो होता है इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर, तो वही लिखा है a माइनस b इज इक्वल टू km,
Okay, so guys, we need to understand this so that we are able to interchange the formats while solving. सॉल्व करते हुए हम इंटरचेंज कर पाए फॉर्मेट्स को, इसलिए हम ये समझना जरूरी है. ओके, आई होप गाइज दिस इज क्लियर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, आई होप इट इज क्लियर. चलो, ओके, अदर देन दैट गाइज यू कैन ट्राई टेकिंग सम नंबर्स, यू विल गेट मच मोर बेटर फील फॉर इट. ठीक है, क्योंकि नई चीज है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में. ओके, नेवर माइंड. ओके, ऑलराइट. सो a congruent to b को आप डायरेक्ट लिख सकते हो m divides a minus b, और a minus b is congruent to 0. Okay, let's see. Using these will prove more properties, right? Okay, here's the proof. I told you this thing already. Okay, let's see the next slide. Okay, now let us see each and every property guys, and we have to understand them carefully, और उनका यूज करेंगे हम आगे चल के, है ना. While solving the question, make extensive use of this. Okay, all right. तो guys देखो, अब हमें क्या बोला जा रहा है, if a is congruent to b mod m, b is congruent to c mod m, then a must be congruent to c mod m. वैसे तो बड़ा लॉजिकल सही है कि भाई a is congruent to b mod m, मतलब a और b डिवाइड करने, a और b को अगर आप m से डिवाइड करते हो, they give you the same remainder. b और c को डिवाइड करते हो तो भी सेम रिमाइंडर आता है. तो भाई b तो कॉमन है n में, इसका मतलब a और c का भी रिमाइंडर सेम होना चाहिए, राइट. व्हाट अदर वे इज देयर? This gives us a minus b is congruent to 0, or you can say m divides a minus b, कह सकते हैं ऐसा, है ना. सिमिलरली, और ओके, एक काम करते हैं, इजी वे में लिखते हैं. हमने क्या लिखा था, a minus b is km. सिमिलरली गाइज b minus c, इसके नीचे लिख देते हैं. सिमिलरली b minus c is let's say pm, है ना. p is the divisor. So when you add these two, what do you get? जब आप guys add करोगे, minus b plus b cancel हो जाएगा. You'll get a minus c equal to k plus p times m, which implies m divides a minus c, which in turn implies a is congruent to c, है ना. a minus c को उल्टा भी तो लिखा था ना. So that is how we can get a is congruent to c mod m. अगर हमें ऐसे प्रूव करना ही है तो, although it is pretty much logical, है ना. a और b का सेम रिमाइंडर, b और c का सेम रिमाइंडर, डिवाइजर सेम होना चाहिए गाइस, है ना. ये मत करना आगे से क्वेश्चन कहीं मिला कि ये m सेम रहना चाहिए हर जगह, है ना. डिवाइजर शुड बी द सेम. ऑलराइट, so I hope guys this is clear. Okay guys, one thing I think I told this earlier, please make notes alongside. ये मत करना आप बाद में कि ऑल की मैं स्लाइड्स आपको शेयर करूंगा उसमें लिखेंगे. प्लीज नोट दीज थिंग्स अलोंग साइड. आप पॉज करते करते धीरे धीरे देखो वीडियोस को, एक ही बार में वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है ना. प्लीज पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन अलोंग साइड. आपको टाइम मिलता है आराम से, है ना. यू कैन पॉज एंड राइट इट डाउन, है ना. ओके, एंड रादर ट्राई टू प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, साथ साथ में प्रूव भी करो. ओके, ऑलराइट. तो गाइस आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर नाउ. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. So guys, if a is congruent to b mod m and c is congruent to d mod m, then there's some a plus c will be congruent to b plus d. मतलब बेसिकली गाइस फर्स्ट केस में तो हमने ये देखा था कि a b और c, तो a और c डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट होंगे. इसमें हमें ये बोला जा रहा है, if you have two equations, kind of, if you have two equations of congruent modulo m, a is congruent to b, c is congruent to d, then their addition or subtraction can be done, right? Then their addition or subtraction can be done. तो कैसे प्रूव करें इसको? How do we prove this? Very easy guys. देखो, let us understand guys, a is congruent to b. Can I say, ऐसा कर लेते हैं सिंपल सा, है ना. a is equal to m a1 plus r1 लिख लूं, है ना. b को लिख लेते हैं m b1 प्लस r1, बिकॉज a और b तो कॉन्ग्रुएंट है ना. ऐसा लिख सकते हैं. सिमिलरली c कैन बी रिटन एज m c1 प्लस r2, d कैन बी रिटन एज m c2 m d1 प्लस r2, क्योंकि c और d कॉन्ग्रुएंट है. बट इट्स नॉट नेसेसरी ना कि जो a का रिमाइंडर था और c का रिमाइंडर है वो सेम आए, तो अलग अलग ले लिया हमने. बट a और b का सेम रिमाइंडर है, c और d का सेम रिमाइंडर है.
नाउ लुक एट द फर्स्ट वन, व्हाट इज a प्लस सी? तो गाइज a प्लस सी क्या आएगा, देखो ऐड करा तो m टाइम्स a1 प्लस c1, देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, प्लस क्या आएगा r1 प्लस r2, राइट। सिमिलरली व्हाट इज b प्लस d? बेसिकली तो गाइज रिमाइंडर ही ऐड अप हो रही है ना, इज इक्वल टू m टाइम्स b1 प्लस d1 प्लस r1 प्लस r2, राइट। इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये बन गया ना गाइज। सो गेटिंग द पॉइंट गाइज, दोनों का रिमाइंडर तो यही है ना, सेम r1 प्लस r2। सो द सेम थिंग आई कैन डू फॉर प्लस माइनस, अगर मैं माइनस कर देता यहाँ पे b माइनस d, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता बीच में, देन द रिमाइंडर वुड बी r1 माइनस r2 इन बोथ केसेस, ठीक है। तो गाइज बेसिकली द पॉइंट है कि आप ऐसी अगर दो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलों की इक्वेशंस हैं, यू कैन रादर ऐड देम, सबट्रैक्ट देम, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन आल्सो, है ना। एक को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे का 2 टाइम्स, जैसे आप इक्वेशंस में करते हो, यू कैन यूज दैट वे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह लीनियर कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर, दिस प्रॉपर्टी का लॉजिक क्लियर हो गया। ओके, सो यूजिंग दिस वी कैन प्रूव द नेक्स्ट वन एज वेल। ओके, विल सेम यूज इट। तो गाइज अगर ए और बी का सेम मॉड्यूल है, रिमाइंडर है, सी और डी का सेम है, देन लास्ट केस में हमने क्या किया गाइज, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं टू इक्वेशंस का। दिस सेज वी कैन मल्टीप्लाई द टू इक्वेशंस, है ना, वी कैन मल्टीप्लाई द टू। तो गाइज a इंटू सी क्या हो जाएगा, वी कैन विल बी यूजिंग दिस थिंग्स, है ना, तो विल यूज दिस थिंग्स। ओके, लेट मी काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट गाइज, जस्ट अ सेकेंड। Okay, just a second guys, let me get the mouse pointer, just a second guys, wait for it. All right, let's see, let me copy it guys. I'm sorry. All right, okay, pretty much सब कुछ कॉपी तो हो गया गाइस। चलो, आई एम सॉरी अबाउट द टाइम वेस्टेज। ओके, नाउ हियर इट इज। ओके, तो गाइस व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई ए एंड सी? देखो, अगर आप ए सी कैलकुलेट करोगे, व्हाट विल हैपन, एम ए वन प्लस आर वन इंटू एम सी वन प्लस आर टू। यू सी गाइज व्हेन यू मल्टीप्लाई देम, देखो गाइज ये m टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये m टर्म्स इससे होगा, है ना, एंड देन दिस r1 विद दिस एंड दिस। यू गेटिंग द पॉइंट कि हर टर्म में एक m आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट गाइज, 3 टर्म्स आ जाएंगे ना। ओके, आई विल राइट हियर m स्क्वायर a1 c1 प्लस m a1 r2 प्लस m c1 r1 प्लस क्या आएगा r1 r2, राइट। तो यू सी गाइज इसमें भी m आ रहा है, when you have to divide it by m ना, ये सब में m आ रहा है, so they are all dividing, मतलब वो तो सब m से डिवाइड हो जाएंगे। so what is the remainder? आपका जो रिमाइंडर आएगा एक्चुअली में क्या आएगा, जो r1 r2 का रिमाइंडर होगा, है ना। सेम वे व्हेन यू डू bd, देखो अगर आप b और d को मल्टीप्लाई करोगे, then also you'll get m times, I'll directly multiply m square times b1 d1 plus m b1 r2, okay, plus m d1 r1 plus r1 r2। so you can see again सब टर्म्स में m आ रहा है एक एक, ये सब डिवाइड हो जाएंगे एंड योर रिमाइंडर इज r1 r2। सो आप ऐड कर सकते हो दो इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई ऑल एज वेल, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज। ओके, सो गाइज इट्स, अब इसके आगे कैसे चल सकते हैं, है ना। अब इस इक्वेशन का यूज क्या है, इफ यू मल्टीप्लाई ए
A is congruent to B एंड C is congruent to D, आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो AC is congruent to BD बन गया, है ना. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिकली द, यू कैन से कॉरोलरी और एलिटर ऑफ दिस थिंग. तो आप C और D को A और B भी तो डाल सकते हो, लाइक यू कैन मल्टीप्लाई द सेम इक्वेशन विद इटसेल्फ, है ना. तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर भी बन जाएगा, मॉड M, ये भी आप बना सकते हो. अगेन मल्टीप्लाई, यू विल गेट A क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू B क्यूब, मॉड M, है ना. So if you do it like this, you can say any power of A, basically you can say कि you can raise it to power n on both sides, है ना. Indirectly it means this कि आप दोनों तरफ same raise to power कर सकते हो for an equation. All right, I hope guys all these properties are clear, बहुत important है, ठीक है. The one thing that you can do or not do is guys this thing. See, अगर guys आपको दिया हुआ है कि AC is congruent to BC mod M, देखो गाइज हमने अभी क्या करा, है ना. यू कैन मल्टीप्लाई C ऑन बोथ साइड्स, बट यहां पे आप C को कैंसिल नहीं कर सकते हो अनलेस यू नो दिस. इफ C और M का जो GCD है वो 1 है, देन ओनली यू कैन कैंसिल दिस C. यू माइट बी थिंकिंग ये C को हटा देते हैं, यू कैन नॉट डू दिस सो इजीली. ओके, आई टेल यू द रीजन व्हाई. रादर उल्टा मल्टीप्लाई कर सकते हो. इफ A is congruent to B, you can multiply with the C on both sides, है ना. that you can do, मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो दोनों तरफ, है ना. वो हम कर चुके हैं एक तरह से, ठीक है. अगर नहीं भी हुआ है तो यहां से क्लियर कर लेते हैं. सो इफ A is congruent to B, then you can write AC is congruent to BC, right. Okay, nowhere it was, we did do this, नहीं किया है ना. okay, let me tell you कि अदर वे अराउंड यहां पे बता देता हूं. if A is congruent to B mod M, है ना, then AC is congruent to BC mod M, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है. मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट while cancelling you have to be careful. देखो, what does this exactly mean? Let us prove it. AC is congruent to BC, तो कैन आई से AC माइनस BC इज K टाइम्स M, है ना. ये करा था हमने प्रॉपर्टी. सो यू कैन टेक द C कॉमन नाउ. A माइनस B इज इक्वल टू KM. तो भाई अगर C और M को प्राइम नहीं हुए, एंड इफ दे आर को प्राइम, अगर नहीं हुए मतलब C और M में कुछ GCD है, फिर तो कैंसिल हो जाएगा ना. हाउ कैन यू से दैट M डिवाइड्स A माइनस B, है ना. You can say M divides A minus B only when K and M, C and M are co-prime, है ना. If GCD of C and M is 1, then only you can say ना कि M divides A minus B. क्योंकि देखो M में कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो कहता वो मिलता है C into A minus B. तो अगर M C को डिवाइड नहीं करता, मतलब M और C में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, that means this M must divide A minus B, तभी तो दोनों इक्वल बन पाएंगे ना. and this in return gives us कि A is congruent to B. अगर M divides A minus B, that means A is congruent to B. okay, got the point. so guys this is very very important, ठीक है. so cancellation ऐसे ही नहीं करना, तब कर सकते हो अगर आपको पता हो कि इक्वल है, ठीक है ना, कि वो डिवाइड नहीं करते. ओके, let me see if we have an example for this. okay, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे. okay, I'll like to give you an example, है ना, कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं काट सकते हो. for example guys, okay, let me just think of an example. okay, I've got an example, सोच लिया मैंने. तो guys can I say 14 is congruent to 20 mod 6, right, कह सकते हैं, है ना. that 14 will also give you remainder 2, 20 also gives you remainder 2. but what do you think अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, है ना, you can see कि 14 और 20 में 2 का फैक्टर कॉमन है. that dividing by 2, cancelling that 2 will give you 7 is congruent to 10 mod f6, है ना. ये तो गलत है ना, 7 gives you remainder 1 whereas 10 gives you remainder 4, तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक है ना. so why so, because 2 जो कॉमन फैक्टर आपने हटाया और वो 6 जो है, they are not co-prime,
है ना, दे आर नॉट को प्राइम, 2 और 6 तो नॉट, दे आर नॉट को प्राइम, ठीक है। लेकिन अगर को प्राइम होते तब कैसे करेंगे, देखो विल टेक अनदर एग्जांपल, देन इट विल कम ट्रू। ओके, लेट्स सी, सॉरी अबाउट दैट। तो 14, ओके 2 तो ले ही रहे हैं ना हम इसमें, ओके लेट अस टेक 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ओके 15 नहीं लेंगे, ओके नो इश्यूज, ओके अरे okay, let me just think guys, just a second. Okay, I got one. So guys, 14 let's say is congruent to 56. Can I see this? 14 से रिमाइंडर 2 आता है, 56 से भी रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, राइट। आई एम टेकिंग द सेम डिवाइजर 6। दिस टाइम अराउंड गाइस क्या दिख रहा है इसमें, ओके 14 यू कैन डिवाइड द फैक्ट, देखो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 2 इज को प्राइम विद 6, बट अनदर फैक्टर दैट यू कैन सी 7 उड़ा सकते हो, इसमें से यू कैन डिवाइड बाय 7, 7 is co-prime with 6, right? So 7 co-prime है, so you can divide by 7, not 2, 2 तो पहले कर दिया था, वो गलत हो जाता है ना, 7 से कर सकते हो, since 7 is co-prime with 6 you'll get 2 is congruent to 8, right? Now this time around you can see this is correct. Why? Because 7 was co-prime with 6, तब सही आ रहा है, okay? Got an idea now? I've given you examples with both the cases, right? तो आपको प्रूफ भी बता दिया कि क्यों होता है ऐसा। ओके सो गाइज आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आई नो द सेशन इज रनिंग नाउ ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया, विल ट्राई टू रैप इट अप, बट थोड़ा करना पड़ेगा, आई थिंक इट विल गो टू 2.5 आवर्स, 2 आवर्स बेसिकली। लेट्स ट्राई टू डू इट एनीवेज, ढंग से करेंगे, कोई इशू नहीं है, राइट? ऑलराइट, so guys this is all the properties now on the same slide, you can okay note it down peacefully. Okay, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है गाइज, यहाँ पे n आएगा, okay correct it, so this is n, okay all right. So now guys let us solve some questions now using these properties and let's see कैसे इसका यूज करते हैं, है ना? It's very interesting and very good approaches we'll see, तो अप्रोच सीखनी है गाइज हमें through these questions. All right, let's see. तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिड्यूस 6 पावर 100 मॉड्यूलो 7। तो गाइज वेरी इजी, देखो व्हाट इज 6 कॉन्ग्रुएंट टू, तो गाइज आप सोचोगे कि देयर कुड बी मल्टीपल वेज। देखो फर्स्ट मेथड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैन आई से दैट 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 7, कह सकते हैं ना? मैंने आपको लॉजिक बताया था, यू कैन सब्ट्रैक्ट एनी मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर आउट ऑफ दीज, है ना? वो हमने अभी किया था थोड़ी देर में पहले, बिकॉज देखो गाइस कोई भी नंबर है अगर दोनों का रिमाइंडर सेम है, यू कैन सब्ट्रैक्ट एनी मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर आउट ऑफ देम, है ना? सेम रिमाइंडर आना चाहिए ना, कितने भी मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दो डिवाइजर के, द रिमाइंडर विल बी द सेम। ओके, so rather you can add this thing in the property itself. I'll tell you what I'm trying to say, that if A is congruent to B mod M, right, then you can add or subtract any multiples of M on both sides, मतलब A plus Km is also congruent to B plus Km. Got this? Because guys Km आप subtract कर दो दोनों तरफ, है ना? तो M से डिवाइड करने पे वो तो रिमाइंडर वैसे ही नहीं देगा ना, ठीक है ना? So you can do anything like this. So understand this thing now. If I subtract 7 out of 6, it should give me the same remainder -1. Now using the property that I can raise it to power anything on both sides. So let us raise it to power 100 on both sides, है ना? So this will give us 6 power 100 is congruent to -1 power 100 mod 7. And what is this? -1 power 100 क्या होता है guys? 1 होता है. So that's it guys. The answer to this question should be simply 1. कि मतलब 6 power 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, the resultant remainder will be 1. 6 power 100 तो पता नहीं कितना बड़ा नंबर होगा, but you can calculate so easily like this. Okay.
नाउ लेट मी शो यू अनदर मेथड, वन मोर मेथड. अगर आपको ये थोड़ा अलग लग रहा है, इसके अलावा हम करते हैं. तो गाइस इस सेकंड मेथड में क्या रहता है, you have to think one smaller power of 6 so that you get a remainder of 1 or -1. -1 वाला तो हम कर चुके हैं बेसिकली, है ना. द पर्पज इज गाइस 1 या -1 क्यों बोल रहा हूं, यू हैव टू फाइंड सम पावर जिसका रिमाइंडर 1 आता हो, ताकि हम 6 पावर 100 तक पहुंचना इजी हो जाए. क्योंकि अगर -1 या 1 आ गया ना, उसकी पावर आप कुछ भी करो इजी मिलता है, 1 या -1 ही मिलता है ना. ओके, सो लेट मी थिंक. 6 का स्क्वायर करने पे गाइस क्या आता है, 36. सो व्हेन यू डिवाइड 36 बाय 1, 7, you get a remainder 1, right? देखो, can I say that 6 square is congruent to 1 mod 7, है ना. This we can write this thing. Now this time around to get to 6 power 100, what we'll do, we'll raise it to power 50 on both sides. Can I say this? दोनों तरफ 6 raised to power 50 कर देते हैं. So this will be congruent to 1 power 50 mod 7. So left side becomes 6 power 100 will be congruent to 1 mod 7, right? So इस तरह से आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हो. So these are the techniques guys. आपको सबसे पहले थोड़ी छोटी पावर देखनी है कि जिससे आपका काम बनता हो, है ना, जिससे 1 या -1 आता हो. Okay, let's see one more question. This time around guys, we have to find the remainder when 3 power 99 is divided by 13. So now guys, धीरे धीरे समझना कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ना, हाउ टू यूज द अलजेब्रा ऑफ दिस. तो गाइस 3 का कोई पावर सोचते हैं जिसको 13 से डिवाइड करने पे काम हमारा इजी होता हो, रिमाइंडर 1 या -1 आता हो. सो ओके, यस, 3 स्क्वायर इज 9, उसका तो नहीं आता है. 3 क्यूब इज 27, यस 27 इज गुड. तो गाइस 27 विच इज 3 क्यूब, है ना. कैन आई से दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13, है ना. 26 इज अ मल्टीपल ऑफ 13, तो 27 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आ जाता है ना. बहुत अच्छा हो गया. नाउ हाउ डू वी गेट टू 3 power 99? raised to power 33 on both sides, right? So 3 cube whole raised to power 33 is 1 raised to power 33 mod 13, right? So you see guys क्या आ गया, 3 power 99 is congruent to 1 mod 13. So the answer to this thing should be 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा. तो गाइज आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमेशा ही रिमाइंडर 1 आएगा? नो, इट्स नॉट लाइक दिस. आई टेल यू गाइज, आई गिव यू अ बिट चेंज करते हैं इसमें. व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3 power 100? 3 power 100 का अगर निकालना है गाइज, व्हाट वुड यू डू? यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 3 ऑन बोथ साइड्स, है ना. अगर आपको 3 power 100 पहुंचना है, अब 3 क्यूब कब आया था, यू कैन नॉट रीच टू 3 power 100 यूजिंग 3 power 3, है ना. आप तो 99 तक ही जा पा सकते हो ना उसका पावर रेज करके. सो व्हाट डू वी डू इज, मैंने आपको बताया था हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो वी मल्टीप्लाई विद 3 आफ्टर रीचिंग टिल 3 power 99. क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ. सो एक्चुअली 3 power 100 विल गिव यू रिमाइंडर ऑफ 3 mod 13. you'll get remainder 3, not 1. okay, so that is the logic. 3 power 100 को अगर आप डिवाइड करोगे 13 से, you'll get a remainder 3, not 1. ठीक है. ऐसे ही 3 power 101 के लिए क्या आएगा, you can see here what will give you 3 power 101. इसको फिर से एक 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा. तो 13 से अगर आप डिवाइड करोगे 3 power 101 को, you'll get a remainder of 9. लेकिन अगर आपने एक और 3 मल्टीप्लाई किया गाइस, यू सी राइट साइड विल बिकम 27, तो आपको वहीं पे वापस ले आएंगे फर्स्ट स्टेप पे, तो मतलब रिमाइंडर फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो बेसिकली देयर इज अ साइक्लिसिटी टू दिस. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसका मतलब 3 की पावर्स पे ना साइक्लिसिटी है फॉर द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 13. लाइक वी डिड अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन द लास्ट क्लास, लास्ट फर्स्ट सेशन, उसमें भी साइक्लिसिटी से ही हमने रिमाइंडर निकाला था. बट मेनी टाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द साइक्लिसिटी. तो कॉन्ग्रुएंसी में इसमें तो बाई चांस उससे आ गया, अदरवाइज इजीली आप ढूंढ सकते हो. ओके ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
इंश्योर दैट यू सॉल्व सम क्वेश्चंस अबाउट इट, है ना, असाइनमेंट जो आपको शेयर करी जा रही है, प्लीज सॉल्व सम क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेवेंट टू दिस। हेडिंग्स डाली होती है ना गाइस सेशन आप असाइनमेंट्स के अंदर, क्योंकि हेडिंग्स दी हुई है, सो यू कैन सॉल्व देम अकॉर्डिंगली, है ना, बाय लुकिंग एट द हेडिंग्स। बाकी हम इसके कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। ओके, सो थैंक यू गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, थैंक यू।